जी ने और बीजेपी ने केरोसिन छिड़क रखी है और कभी भी इस देश में नफरत की आग लग सकती है। लोगों को हिंदू मुस्लिम की आग में जो झोंकने का काम किया जा रहा है, ये साफ तौर पे वही निशानी है कि हमारा देश भी श्रीलंका की तरह आग में जलने वाला है। उनकी जो आरएसएस की पाठशाला है और जो बीजेपी की जो कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, उसमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, किस तरीके से फ़ोटो को एडिट करो और वीडियो को एडिट करो और उसको वायरल करवाओ। उन्होंने इस तरीके से बोला था कि यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है और जहाँ नहीं है वहाँ खुदाई चल रही है। तो वो बेसिकली एक तंज था, एक धर्म विशेष को लेके उन्होंने टिप्पणी की थी। और ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जैसी एक लोकतांत्रिक पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं और हमारे देश में प्रधानमंत्री का जो पद है वो सर्वोच्च माना जाता है, और प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और अभी प्रधानमंत्री जी बाहर भी विदेशों में भी गए हैं और वहाँ भी वो अपनी इज्जत लुटवा के आए हैं। वहाँ उन्होंने क्लेंस हो रही है लेकिन कोई सवाल नहीं हो रहा है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और अभी जापान भी गए हैं प्रधानमंत्री जी, और जापान में जो बीजेपी आईटी सेल है वो ये कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री सबसे आगे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन हकीकत नहीं दिखाई जा रही है कि प्रधानमंत्री को वहाँ कोई इंटरटेन नहीं कर रहा था। एक कुछ वीडियोस ऐसे भी आए हैं जिसमें तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब बीच में वहाँ टपकते हैं तो उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा। तो हमारे देश की थू-थू प्रधानमंत्री जी ने सब जगह करवा दी है, और वो थू-थू क्यों हुई है वो आपको बेहतर पता है। यहाँ जिस तरीके का इन्होंने सांप्रदायिकता का माहौल तैयार कर रहे हैं, जो ये हिंदू मुस्लिम का माहौल तैयार कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है और आने वाला जो हमारा समय है, जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ समाज में एक नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है। और राहुल जी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया है, तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, हालांकि जो बीजेपी के लोग हैं उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती तो वो तो बेचारे समझ ही नहीं पाए होंगे। उन्होंने जो बात कही है उसका मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ रूपांतरण। उनको कुछ नहीं आता, उन्हें ढंग की हिंदी भी नहीं आती। वो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, गाली गलौज की भाषा, और दूसरा किसी को कैसे नीचा दिखाना है। उनकी जो आरएसएस की पाठशाला है और जो बीजेपी की जो कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, उसमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, किस तरीके से फ़ोटो को एडिट करो और वीडियो को एडिट करो और उसको वायरल करवाओ। कैसे अगर कोई बात बयान करता है तो कैसे उसको ट्रेल करो और वहाँ ट्रोल करो और वहाँ पे गाली गलौज करो। तो राहुल जी ने जो कहा था वो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं उनको समझाना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि इस समय पूरे देश में मोदी जी ने और बीजेपी ने केरोसिन छिड़क रखी है और कभी भी इस देश में नफ़रत की आग लग सकती है। कभी भी हमारा देश नफ़रत की आग में अपने आप को झोंक सकता है। बीजेपी ने पिछले 2 महीने में इस तरीके का माहौल तैयार कर दिया है कि हर जगह सांप्रदायिकता के नाम पे एक उन्माद हो रहा है। कहीं पे बुलडोज़र चल रहा है, कहीं पे मंदिर की खुदाई हो रही है, कहीं पे मस्जिद की खुदाई हो रही है, कहीं किसी गरीब मुस्लिम का मकान उजाड़ा जा रहा है, कहीं किसी गरीब हिंदू का मकान उजाड़ा जा रहा है इंक्रोचमेंट के नाम पे। लेकिन इंक्रोचमेंट कहाँ नहीं हो रहा, गरीबी पे इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा, गरीबी उन्मूलन का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। जो आवास योजना गरीबों को दी जानी है, ना तो उसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार देना चाह रही है, ना बीजेपी की सरकार देना चाह रही है। अगर हम दिल्ली की ही बात करें, दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक देते हैं और ये कहते हैं साहब इसे केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र सरकार कहते हैं ये तो राज्य सरकार की योजना है, इसे राज्य सरकार करेगी। दूसरी, बेरोजगारी पे कोई भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। कोई भी सरकार, बीजेपी की चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, 4-4 साल से 5-5 साल से जो भर्तियां हैं उन पे कोई भी काम नहीं करना चाह रहे हैं। अभी भी एसएससी, एक मिनट और, अभी भी एसएससी जीडी के बच्चे यहाँ दिल्ली आए,
ठीक है, लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। उनको रामदास अठावले जो राज्य मंत्री है, उन्होंने बोला था आप यहाँ दिल्ली आओ, अमित शाह जी से मीटिंग करवाएंगे। वो बच्चे 3 दिन से यहाँ दिल्ली बैठे हुए, अमित शाह जी के पास इतना समय नहीं है 2 मिनट का कि उन बच्चों की व्यथा सुन लें। अब ये कहा गया है वहाँ पे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि अब आप 10 जून के बाद मिलिए। बताइए, किराया भाड़ा खर्च करके बच्चा कहाँ से दिल्ली आ रहा है, और अब आप उनको 2 दिन 3 दिन के बाद वापस बेरंग भेज रहे हैं। तो इस तरह की इन लोगों की अप्रोच है, और इस तरह की इन लोगों की नीयत है, और इस तरह की इन लोगों की सोच है। हम उस लड़ाई में आपके साथ हैं, लेकिन उस लड़ाई में इतना ध्यान रखिए कि किसी गरीब का नुकसान ना हो, किसी मजदूर का नुकसान ना हो, किसी ज़रूरतमंद का नुकसान ना हो। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इस पूरे प्रकरण में पिछले 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, पिस कौन रहा है? गरीब का बच्चा पिस रहा है, ठीक है, मजदूर का बच्चा पिस रहा है, ज़रूरतमंद का बच्चा पिस रहा है। ज़रूरी नहीं वो मुस्लिम का ही हो, हिंदुओं के लोग भी परेशान हैं, हिंदुओं के लोग भी परेशान हैं। तमाम शहर में अभी प्रयागराज में भी इंक्रोचमेंट हुआ, और वहाँ पे भी कई गरीबों की दुकानें उजाड़ी गईं। इनकी औकात नहीं है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये किसी अमीर की कोठी, बंगले या फैक्ट्री पे हाथ डाल सकें। ये सिर्फ गरीब की झोपड़ी उजाड़ सकते हैं, और धर्म के नाम पे ही उजाड़ सकते हैं। इतनी इनकी औकात नहीं है। ये किसी को रोजगार नहीं दे सकते, हाँ रोजगार छीन जरूर सकते हैं। फिलोसफर रहे हैं, सबने उनका नाम सुना होगा, अरस्तु। अरस्तु ने ये कहा था कि देश को, दुनिया को उन्नति की तरफ ले जानी है तो आप उन्हें शिक्षित कीजिए, और अगर जनता को या देश को मूर्ख बनाना है तो आप उन्हें धर्म से जोड़िए। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जनता को इस समय धर्म के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा है। चाहे वो हिंदू धर्म के मठाधीश हों या सरकार के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के मठाधीश हों या सरकार के लोग हैं, ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, जनता के साथ छल करने का काम कर रहे हैं। भाई ये बताओ, औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, औरंगजेब का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उस समय सत्ता में भी तो आप ही लोग थे। क्या अपनी बहन बेटियों उस समय तो आप लोगों ने उनके साथ बेटी रोटी का संबंध किया। 500 साल 600 साल मुगलों के साथ सत्ता में भागीदारी रही। किसकी भागीदारी थी? वही वर्ग विशेष की भागीदारी थी जो अभी आरएसएस में बैठा हुआ है, जो अभी मौजूदा सरकार में बैठा हुआ है। 50 साल 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं रही, तब भी वही लोग सत्ता की मलाई खा रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में कि नेहरू गद्दार है, गांधी गद्दार है, कांग्रेस गद्दार है। तो जब आप सत्ता में थे तब आपको वो चीज़ नहीं दिख रही थी। 200 साल तकरीबन ब्रिटिशर्स यहाँ रहे, तब भी ये सत्ता में थे, तब भी जो वहाँ पे वायसराय बनने का काम था, जो वहाँ पे लेखपाल बनने का काम था, जो तमाम प्रशासनिक पद थे, उसमें यही लोग बैठे हुए थे। दरअसल समस्या सिर्फ इतनी है कि पहले इनका मुगलों के साथ या मुस्लिमों के साथ सत्ता में भागीदारी थी। अब मुसलमानों ने क्या कर दिया? मुसलमानों ने इन लोगों से साथ छोड़ के जो SC ST और OBC के नेता हैं, इनको वोट देना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि इनका जो एक छत्र साम्राज्य था, वो साम्राज्य हिलने लगा। इनकी सत्ता में जो भागीदारी है, वो भागीदारी कम होने लग गई। रही सही कसर OBC SC ST आरक्षण ने कर दी। आरक्षण मिलने लगा तो लोग जागरूक होने लगे, लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे। तो इनका जो एक आधिपत्य था, जो मोनोपोली थी, वो मोनोपोली कमजोर हो रही है। धर्म तो सिर्फ एक अमली जामा है। कहना चाहते हैं कि लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए है, और सत्ता में बैठने से इन्हें जो भी रोकेगा, मुस्लिम रोकेगा तो ये मुस्लिम को गद्दार बताएंगे, OBC रोकेगा तो OBC को गद्दार बताएंगे, SC के लोग रोकेंगे तो SC ST के लोगों को गद्दार बताएंगे, कांग्रेस अपोज करेगी तो कांग्रेस को गद्दार बताएंगे, और बीजेपी के लोग अगर ये गड़बड़ करेंगे कल को तो ये बीजेपी को गद्दार बता के ये आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे। ये वो लोग हैं, अब ये आम आदमी पार्टी को अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं। धीरे धीरे ये लोग, इनको मालूम है, पूर्वाभास हो रखा है ये RSS के लोगों को कि हो सकता है अब जनता का जो मोह है वो बीजेपी से भंग हो, तो ये अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में 8 विधायकों, 8 राज्यसभा से सांसद जा रहे हैं, उसमें कोई भी महिला है नहीं है, कोई भी SC ST का आदमी है नहीं है, कोई भी OBC का आदमी है नहीं है, कोई भी माइनॉरिटी का आदमी है नहीं है। ये सिर्फ एक वर्ग विशेष की पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है।
उसमें सिर्फ एक वर्ग विशेष को महत्ता दी जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी में एक वर्ग विशेष के लिए काम किया जा रहा है, बीजेपी भी आरक्षण विरोधी है, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी आरक्षण विरोधी है। और मेरी इस बात को आप लोग लिख लीजिए, जो आम आदमी पार्टी है ये बीजेपी का एक इकोसिस्टम है जो धीरे धीरे तैयार हो। ये मिलीजुली सरकारें हैं निश्चित तौर पे। अब इसमें कहने की क्या बात है, आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग मीडिया के लोग हैं और आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है। सवाल नहीं, वो जो मेन स्ट्रीम लाइन में आ रहे हैं, जो गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ के मेन स्ट्रीम लाइन में आ रहा है, देश के संविधान को समझ रहा है, देश के जो रिसोर्सेज हैं उनमें अपनी भागीदारी ले रहा है, और उससे क्या है, उससे इन लोगों की मोनोपोली धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मोनोपोली डाइवर्ट किया जा रहा है, इसी वजह से ये इसको धर्म की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ये एक बहाव होता है हमारे देश में। मूलतः माना जाए तो दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा वो है जो सत्य, अहिंसा और आपसी भाईचारे को मान के चलती है, जिसे हम लोग मोटे मोटे तौर पे आसान शब्दों में ये कह देते गांधीवादी विचारधारा। और दूसरी विचारधारा वो है जो देश में नफ़रत फैलाने का काम करती है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, संप्रदाय के नाम पे हो, अमीर और गरीब के नाम पे हो। उसका काम सिर्फ और सिर्फ नफ़रत नहीं, हिंदुत्व की कभी लड़ाई नहीं रही, उनकी लड़ाई हमेशा नफ़रत की लड़ाई रही है। और वो लोग गोडसे वाली विचारधारा को मानते हैं। आप किसी भी बीजेपी के व्यक्ति से बात कीजिए, वो हमेशा गोडसे को वो आतंकवादी कभी कोई नहीं बोलेगा। ये कहेगा कि गोडसे बहुत अच्छा आदमी था, गोडसे आज़ाद भारत का पहला जो है स्वतंत्रता सेनानी था, उसने गांधी को मार के देश को आज़ाद करवाया। जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, और पूरी दुनिया गांधी जी की विचारधारा को मानती है। और ये वही प्रधानमंत्री जी हैं, जब ये विदेश जाते हैं तो इन्हें गांधी जी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो विचारधारा है, और जो बात आप कह रहे हैं ना कांग्रेस वाली, कांग्रेस में कहाँ कमी रह गई? कांग्रेस में सिर्फ एक जगह कमी रही कि कांग्रेस ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, सबको बोलने की आज़ादी दी। 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ तो ये कांग्रेस का ही खूबसूरती थी कि मीडिया को बराबर स्पेस दिया। आपने भी, आप लोग भी किसान आंदोलन के हिस्सा रहे हैं, और आपको बेहतर पता होगा कि बीजेपी के लोगों ने जो किसानों के लिए ठीक ठाक खबर दिखा रहे थे, जो सरकार की असलियत को जाहिर कर रहे थे, तो उनको किस तरीके से परेशान किया गया। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी किसी पत्रकार को परेशान नहीं किया, और जो विपक्ष का नेता था तो उसकी पूरी आज़ादी थी प्रोटेस्ट करने की। स्मृति ईरानी जी जगह जगह सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट करती थी। और अब क्या मजाल है, कोई सरकार का विरोध कर ले, सरकार का जो विरोध करता है उसको राजद्रोह, देशद्रोह, इस तरह के जो है उनके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं। तमाम उदाहरण है आपके सामने, तमाम छोटे बड़े नेता इस समय जेल में हैं। जो भी सत्ता का विरोध करता है वो जेल जाता है, या फिर उसको लिंच कर दिया जाता है, उसकी लिंचिंग कर दी जाती है। और जो भी पत्रकार सत्ता के खिलाफ बोल देता है तो वो भी जेल में। आपके भी कई साथी इस समय जेल में, मुझे पूरी जानकारी है। तो ये फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस का। और मैं ये मानता हूँ, देखिए मैं ये मानता हूँ कि इस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी जो मन मुटाव है इनको छोड़ के एकजुट होना पड़ेगा। और हमारे देश में ये बहुत बड़ी लड़ाई है, देश को आज़ाद करने की लड़ाई है। देश आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। श्रीलंका से साहब थोड़ा सा सबक ले लीजिए। श्रीलंका में भी इसी तरीके का छद्म राष्ट्रवाद लगाया गया था। वहाँ पे भी मुस्लिमों को, तमिलियंस को और ईसाइयों को देशद्रोही बोलने का काम किया गया था। और वहाँ की जो राजपक्षे सरकार है उसने तकरीबन 10 लाख लोगों की हत्या करवाई थी 2007 से 2010 के बीच में। और अब आप श्रीलंका के, अब आप यहाँ के हालात देखिए, यहाँ के हालात भी श्रीलंका की तरह हो रहे हैं। लोगों को हिंदू मुस्लिम की आग में जो झोंकने का काम किया जा रहा है, ये साफ तौर पे वही निशानी है कि हमारा देश भी श्रीलंका की तरह आग में जलने वाला है।